हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का द ऑफिसर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली। आज ही सारे लोग शुरू करेंगे आज के सेशन। और देखिएगा, इस क्लास को करने के बाद में, वैसे इस क्लास को ही क्या, जितनी भी क्लासेस आपने की हैं, हर क्लास के बाद में हर क्लास के बाद में आपने जो है बिल्कुल एक डिफरेंस जो है वो देखा होगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आ जाइए सारे लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूँ। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमें आगे बढ़ना है और एंड तक जो है यूं ही साथ साथ चलना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जो है वो करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सेशन की। ओके, तो हम्म पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, ये हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करती है? आप देखो यहाँ पे लिखा है वसा। तो वसा का मतलब क्या होता है? वसा का मतलब होता है क्या, फैट। तो जो फैट होता है, यानी जिसको आप लिपिड भी कह सकते हैं, फैट भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। तो वो किसके अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करती है? ऑप्शन है आपका, हमारे शरीर से उष्मा की जो क्षति होती है उसको निकलने से रोकती है ये, या फिर देन आवश्यक आवश्यक शारीरिक द्रव्यों की क्षति को रोकती है, या हमारे शरीर से लवणों की जो लवण यानी सोल्ट्स होते हैं उनकी क्षति को रोकती है। इनमें से कोई नहीं, या फिर मोर देन वन यानी एक से अधिक। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन जो है वो पलटे हुए हैं अभी। तो चलिए इस सेशन को बिल्कुल बढ़िया सा बनाते हैं, एक यादगार टाइप का बनाते हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे हमारे। तो आज के थोड़े कुछ क्वेश्चंस ज्यादा होने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। हम्म तो देखो, क्या लॉस ऑफ द एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स जो बता रहे हैं, हाँ, कुछ और कुछ बता रहे हैं कि भाई हमारे शरीर से उष्मा की क्षति को रोकता है ये हमारे शरीर से लवड़ों की क्षति। आपने ऐसा पढ़ा है कभी कि जो लोग मोटे होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है और जो है ठंड कम महसूस होती है? क्या आपने ऐसा पढ़ा है कभी? हाँ, ईवीएस वगैरह में पढ़ा होगा, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो है बॉडी की बनावट भी होती है अलग अलग। क्लाइमेट में अगर देखा जाए तो रूप रंगत बदल जाती है। जैसे अगर मैं होमोसेपियंस की बात करूं, यानी मानव होमोसेपियंस है, अगर होमोसेपियंस की हम बात करते हैं तो अफ्रीकन को देखोगे तो आप देख करके अंदाजा लगा लोगे कि ये अफ्रीकन है। और आप जैसे रशिया के लोगों को देखोगे तब भी आप समझ जाओगे, इंडियंस को देखोगे तब भी आप समझ जाएंगे, और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट के लोगों को देख करके थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ, ये शायद उस तरफ का होगा। तो इसमें आप जो है ये याद रखिएगा कि जितने पोलर रीजन में रहने वाले जानवर होते हैं, खास करके जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास जो बहुत ही ठंड होती है, वहां पर आप देखिएगा जो पोलर बेयर वगैरह पाए जाते हैं, उनके शरीर के नीचे एक मोटी सी चर्बी की लेयर होती है, और वो उनको जो है ठंड से बचाने में सहायता करती है, यानी शरीर से निकलने वाली जो हीट होती है उसको रोकने में मदद करती है। एलन रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक एलन का नियम होता है, एक साइंटिस्ट थे एलन, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे वो जंतु जो ठंडे इलाके में रहते हैं, अक्सर उनके जो अपेंडेजेस होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, वो वल्कर होते हैं, मोटे मोटे से, और साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन वल्कर होता है, ताकि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल की कमी हो सके, उनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से हीट का लॉस कम हो। समझ रहे ना? हाँ, तो याद रखिएगा कि सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है? ए है, यानी हमारे शरीर से ऊष्मा की जो क्षति होती है उसको रोका जाता है। समझ रहे हैं ना? तो चर्बी भी हमारी बॉडी में बहुत से काम करती है। हमारे शरीर में फैट का होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे कई हॉर्मोन्स बॉडी के फैट पे बेस्ड होते हैं, यानी फैट जो है वो जरूरी है। आप देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। चलिए आगे आएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा तो अभी आप देख लेंगे, ये स्किन से रिलेटेड था। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन है आपका, प्रोटीन है, देन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, देन क्या है, वसा है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो है क्या चीज। हाँ, पोलर बेयर वगैरह में आप देखिएगा भाई, कई रूल्स हैं। जब इस बार आपको एनवायरनमेंट में जो पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, कि ग्लोगर रूल क्या होता है, रोज ये वेरी कॉमनर रूल क्या होता है ना, और एलन का रूल क्या होता है, इस तरह से विजमैन रूल क्या होता है। बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे, और उससे आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी। जैसे वेरी कॉमन रूल होता है, एक वेरी कॉमन रूल में कहा जाता है कि हाँ, कोई भी चीज़ कहीं से कहीं जा सकती है इन्वायरमेंट में, और नेचर अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना है। अगर कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ है, आग लगी है, तो वो अच्छे से जानती है अपने आप को कि कब उसको रिस्टोर करना है, दोबारा से सही कर लेना है। यानी इंसान अगर दखल अंदाजी ना करे तो नेचर अपने आप को खुद से जो है वो रिकवर कर लेती है। उसके अलावा कुछ देर इज नो सच काइंड ऑफ फ्री लंच,
दुनिया में कोई फ्री लंच जैसा नहीं होता, याद रखेगा। किसी ना किसी चीज के बदले कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। समझ, देयर इज नो फ्री लंच। फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं होता, और ये याद रखिएगा, ये चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। कुछ चीज के बदले कुछ चीज देनी पड़ती है। समझ रहे ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। खैर चलिए, अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो ट्राइगल्स राइड है वो क्या है, देखिएगा। वसा है। तो जो ट्राइगल्स राइड्स होती हैं वो क्या चीज है, वो वसीय अम्ल जो होते हैं, क्या, जो वसीय अम्ल होते हैं, जिनको आप फैटी एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी एसिड्स हाँ से ही हाँ जो है मिलकर के आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है, और इसी को आप फैट कह देते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो फैट में अल्कोहल भी रहता है, उसको हम ट्राई अल्कोहल कहते हैं। ट्राई अल्कोहल, है ना। जैसे ही आप फैट का डाइजेशन होगा, याद रखिएगा, जैसे ही वसा पचती है, तो वसा पचने में क्या होता है कि आपके एक तो बन जाते हैं फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल, और प्लस उसमें जो बनता है वो क्या बनता है, ट्राई अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, ट्राई अल्कोहल। तो क्या इसमें अल्कोहल होता है, ये आप कहेंगे होता है। कौन सा अल्कोहल होता है, ट्राई अल्कोहल, जिसको आप ग्लिसरीन कहते हैं। फॉर्मूला होता है CH2OH एंड CHOH, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, ग्लिसरॉल इसको कहा जाता है, देन CH2OH। समझ रहे ना। तो इस तरह से जो है इसका जो है डाइजेशन हो जाता है वसीय अम्ल में और ट्राई अल्कोहल में, और ये टूट जाता है फैट। फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। देखिए, हमें जो है यहाँ पर इस तरह से समझना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट होती है, वो हमारे शरीर में जो वसा होती है वो जरूरी होती है, हमें इंसुलेटर का काम कर, हमारे लिए इंसुलेटर का काम करती है। उसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब किसी के देखिएगा जैसे कहीं गिर जाता है, या हमारे जो नाजुक नाजुक अंग हैं शरीर के, उनमें भी फैट चिपकी होती है ताकि वो टूटने से बच जाए। आपको नहीं लगता, आप जैसे झटके के साथ ऐसे चलते हैं, बाइक चलाते हैं, धड़ 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 आप हो जाते हैं, फिर भी ऐसा तो नहीं होता कि आहे मेरा हार्ट गिर गया नीचे, इस तरह से मेरी आंतें पेट में नीचे चली गई। ऐसा कभी हुआ कि क्या हुआ कि मेरा कलेजा नीचे गिर गया? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, कस के अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत कस के, जैसे एक बार एक जो ये है अजरुद्दीन का जो बेटा था, एक बार उसका हुआ था ना एक्सीडेंट, जो बाइक चलाते हुए हुआ था, उसके इंटरनल ऑर्गन ऑर्गन छूट गए थे, इंटरनल ऑर्गन फेल्यूर हो गया था। ये चीज है। तो वसा जो होती है, अगर मैं इसमें बात करूं कि जो कोलेस्ट्रॉल टाइप का होता है, तो अगर वसा अगर हम देखें और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बात करें, तो एक तो होता है आपका LDL होती है, और एक जो है आपकी HDL होती है। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत सी रिपोर्ट चेक कराई होंगी, कई बार आप चेकअप कराते हैं अपना, तो एक LDL फैट होती है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाता है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चलो, कौन बताएगा आप में इनमें से कौन सी नुकसानदायक है और कौन सी इनमें हार्मफुल मतलब यूजफुल है। तो और इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन कह देते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा, मोटापा हमें चोट लगने से बचाता है, हाँ, शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, और जैसे कई बार हम फिसल के गिर जाते हैं, तो देखिएगा हमारी टेलबोन में चोट न लग जाए, इसलिए एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, हाँ, निकिता गुप्ता ने बोला एडिपोज टिश्यू, हाँ, इन्हीं को हम वसीय ऊतक कहते हैं, और ये हमारी स्किन के नीचे भी रहते हैं, और हमारे जो नाजुक अंग होते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। कूल्हे की हड्डी बड़ी कमजोर सी मतलब ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर किसी का कूल्हा टूट जाए तो कभी रिकवर नहीं होता। लेकिन देखिएगा हमारे हिप पर फैट का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहता है, ताकि शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करे। उसके अलावा और भी जो अंग है उनको सुरक्षा दी जाती है। तो जो लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी का मतलब हो गया कम घनत्व, है ना, कम घनत्व की लिपोप्रोटीन, कम घनत्व की लिपोप्रोटीन होती है। ठीक है, और यानी फैट के साथ प्रोटीन जुड़ी रहेगी, तो फैट ही है ये। और ये क्या है, उच्च घनत्व, ये क्या है, उच्च घनत्व वाली, हाँ, क्या है, उच्च घनत्व की लिपोप्रोटीन है। तो आप ये बताओ, इनमें कौन सी ज्यादा जो है वो खतरनाक होगी, लिपो प्रोटीन। तो जैसे आप में कई लोगों को लग रहा होगा, देखिए LDL जो है वो अच्छा बता रहे हैं, कुमारी ममता ने बताया कि भी LDL जो है वो वेरी हार्मफुल। तो निकिता गुप्ता, हाँ, आपने आप ऑप्शन बदल दिया क्या, हाँ, वेरी गुड। तो देखो, याद रखिएगा कि लो डेंसिटी जो होती है, यही है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, और यही जो है वो हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, हानिकारक है। ये तो सेहत के लिए हानिकारक है। तो याद रखिएगा बापू, सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये LDL जो है हानिकारक होती है, क्योंकि यही होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और इसी में, है ना, याद रखेंगे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है,
आप मान करके चलें कि ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी इसकी कम होने की वजह से पूरी हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनमें जा करके चिपक जाता है और ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो नसें होती हैं, खून की नसें, उसमें उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह, ब्रेन हैमरेज एंड दुनिया भर की चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ब्रेन हैमरेज होने की वजह वगैरह जो होती है वो हाई बीपी होता है। और जाहिर बात है, जब पाइप्स में फैट जम जाएगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने ही लगता है और उम्र के साथ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर देखेगा कि लोगों का बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि उम्र के साथ बीपी घटता है कि बढ़ता है, तो आप बताएंगे भाई उम्र के साथ तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही है। और ये जो होता है हमारे लिए यूजफुल होता है, ये आवश्यक है, यानी ये चर्बी की फॉर्म होती है और थोड़ा बहुत हमारे लिए जो है वो आवश्यक होता है। और ये हमें नुकसान नहीं देता, क्योंकि हमारे शरीर के लिए फैट अगर नहीं होगी तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है वो रूखी रूखी सी होने लगेगी, सूखी सूखी सी, ड्राई ड्राई सी होने लगेगी। विटामिन ई के बनने में भी इसका एक बड़ा रोल होता है। और आप सबने पढ़ा होगा, जो विटामिन ई होता है शरीर की, इस जो हमारी स्किन होती है उसके लिए जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिएगा किसी की स्किन में रूखापन आ जाए तो अक्सर जितने भी शकल पे लगाने वाली क्रीम होती हैं, जो उसमें लिखा होता है विटामिन ई युक्त, है ना, फ्रूट क्रीम और कौन कौन सी क्रीम आती हैं आजकल, कोल्ड क्रीम एंड ऑल, उन सब में आप देखिएगा कि विटामिन ई युक्त होता है, बोरो प्लस और ये प्लस, फेयर एंड लवली एंड ऑल, उन सब में आप देखेगा। तो ये जो है जरूरी भी होता है। आगे लिखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। जो प्लाज्मा होता है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा भी, हाँ पुष्पम कुमारी जरूर पूछा होगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है वो कितना होता है। ऑप्शन है आपका 60% है, 60%। देन इसका अगला ऑप्शन है आपका 70% है, देन क्या 80% है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए ऑप्शन ठीक है अभी। तो प्लाज्मा आप समझते ही होंगे कि प्लाज्मा दरअसल होता क्या है। प्लाज्मा जो है वो आपका, प्लाज्मा होता क्या है, याद रखिएगा, प्लाज्मा को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें से हमें रक्त कोशिकाओं को हटाना पड़ता है। तो हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम हटा देते हैं। रक्त कोशिकाओं में आपकी आरबीसीज होती हैं और प्लस डब्ल्यूबीसीज होती हैं एंड क्या होती हैं, और प्लस जो होती हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। इन तीनों को अगर हम हटा दें, हाँ ओके, तो वो क्या है, आपका प्लाज्मा कहलाता है। अब प्लाज्मा जो बचा आपका, प्लाज्मा में देखिएगा सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है। देखो, आप अपने आप पे भरोसा रखें, किसी की कॉपी ना करें, किसी की कॉपी मत करिए और अपने आप में बेस्ट हैं आप, ठीक है, किसी की कॉपी ना करें। अब ऑप्शन में अगर आप देखें तो देखिए आपने प्लाज्मा में कितना लिखाया था, अभी ये वाला चैप्टर तो मैंने करा ही दिया है आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही। तो हमारे ब्लड में 90 से 92% होता है जल, 90 से 92%। कहीं कहीं लिखा मिलेगा 90 से लेकर 93%, ठीक है, एक ही बात है, 90 से 92% आप मान करके चलिए। और इसमें लगभग 6 से 8% जो होती है वो प्रोटीन होती है, और लगभग 1% के आसपास, 1 से 2%। अब आप इधर से मत जोड़ देना कि 90 92 रेट और 102 हो गया, नो, ये फ्लक्चुएट भी तो करता है ना। तो इसमें जो है रक्त जमाव कारक होते हैं, थोड़े बहुत रक्त जमाव कारक होंगे, विटामिन के, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, कैल्शियम, ये सब खून के जमाने वाले कारक होते हैं। एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी रहता है इसमें। उसके अलावा इसमें लवण रहते हैं, इसमें जो है आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज भी रहता है। इसमें जो है वो, हाँ, लवण किसकी फॉर्म में रहेंगे, आयंस की फॉर्म में रहेंगे, अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ई ऑप्शन लगाना चाहिए आप लोगों को। तो जिन लोगों ने ई ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यू है ना। चलिए, जिन लोगों का जो है वो गलत हुआ है, कोई बात नहीं, आप देखिएगा प्लाज्मा होता क्या है, दरअसल इस तरह से होता है ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ये ऊपर आप देख रहे हैं, अब यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ब्लड की जो सेल्स होती हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीटी सब मिला करके 45% होता है। टोटल रक्त का जो प्लाज्मा प्लाज्मा होता है वो 55% हिस्सा होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और इसमें क्या है, वाटर होंगे, एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, सोल्ट्स हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ये सब मिलाकर के 55% हिस्सा होता है। और इनमें भी अगर देखा जाए कि भाई इनमें भी आप बताओ, तो आपको शायद वहां दिख भी रहा होगा कि 44%, 45 में से 44% अकेली कौन सी होती हैं, आरबीसी होती हैं। और 1% के आसपास आप मान करके चलें, बल्कि देखा जाए तो लेस देन 1% आप मान करके चलिए, डब्ल्यूबीसी होती हैं एंड जो है क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। यानी इनमें भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, आरबीसी का है, आरबीसी का है।
समझ रहे हैं ना। और आरबीसी का नंबर भी अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में लगभग जो है 4.5 से 5.5 पढ़ा था ये आप लोगों ने। कितने मिलियन, 5.5 मिलियन आरबीसी हमारे पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ रक्त में उपस्थित होती है। अगर मैं इतना ब्लड ले लूं, इतना वॉल्यूम, तो उसमें लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख का होता है। अगर मैं इसको लाखों में कहूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 4.5 से 5.5 का मतलब हो गया 45 से 55 लाख आरबीसी जो है हमारे कितने ब्लड में पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। इनका डब्ल्यूबीसी की संख्या आप लोगों को पता ही होती है ना। 4,000 से 11,000 के आसपास रखिए। एनसीईआरटी में 6,000 से 8,000 दिया हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंस में और आपके कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में 4 से 11,000 ठीक रेंज है। और प्लेटलेट 1.5 लाख कम से कम रहनी चाहिए। 1.5 लाख से लेकर के 3.5, 4, 5 लाख तक भी जा सकती है, मिनिमम कम ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ बताए गए हैं। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, और आया हुआ क्वेश्चन है, आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे जो है पूछे जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, सभी का वेलकम है। अनुष कुमारी, ओके, कोई नहीं, कांशा पाल, कोई नहीं, आप पढ़ने पे ध्यान दो। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम अस्सलाम, जो है ना, जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आप गुड इवनिंग कहें, सलाम करें, है ना, नमस्ते करें, देखा जाए तो हमारा कल्चर है और ये सब चीज़ें जो है एक ही हैं। आप रेस्पेक्ट बतौर इस तरह से हम बोलते हैं, तो कीप इट अप। चलिए एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, मेन चीज़ है आपका पढ़ाई करना। तो यहाँ पर देखिएगा, जो लोग बता रहे हैं 23 जोड़े। तो देखो यहाँ पर जोड़े में पूछा गया था, तो बिल्कुल आपने सही बताया। 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम हमें पाए जाते हैं। अगर हमारा एक क्रोमोसोम में भी गड़बड़ हो जाए तो हम वो होकर के हम वो नहीं होंगे जो हमें वो होकर के वो होना चाहिए। हम पता नहीं क्या हो जाएंगे। अब एक क्रोमोसोम में तो गड़बड़ है ही, उसके साथ साथ अगर क्रोमोसोम की आर्म भी टेढ़ी हो जाए ना, आर्म्स जो होती है उसकी भुजा होती है ना, तो जो है हमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो किस बात का घमंड है। और ये अनुवांशिक रोग जो खास करके जो है जेनेटिकली होते हैं, तो इसी पे बेस्ड हो सकते हैं। तो आपने पढ़ ही रखा होगा, जो नर होता है उसमें 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। 44 प्लस एक्स वाई का मतलब हो गया कि 44 उड़ दो 46 यानी। और जो मादा होती है, फीमेल होती है, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 प्लस क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और यहाँ पर आप इस तरह से फील करिएगा कि ये जो है ना, मतलब याद करिएगा, ये दोनों गुणसूत्र मेल फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स कह देते हैं। ऑटोसोम्स गुणसूत्र हैं, ये भी गुणसूत्र हैं लेकिन ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और ये वाला जो जोड़ा है, ये वाला जो जोड़ा है, ये डिफरेंट होता है मेल फीमेल दोनों में। इनको हम जो है सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, लैंगिक लैंगिक गुणसूत्र, हाँ, कह देते हैं। इनको हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। समझ में आ गई बात ये। इन्हीं के जो है कॉम्बिनेशन पे डिसाइड होता है। अच्छा ये बताइए कि मेल फीमेल होने के लिए, हाँ हाँ, इतना तो सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये समझ में आगे बात ये। अब याद रखिएगा कि क्रोमोसोम की भी जो है पेयर होते हैं, टाइप होते हैं। आप अगर इतना जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि क्रोमोसोम के कितने टाइप होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना। तो किसी दिन हम टीजीटी और पीजीटी की आप लोगों को क्लास अरेंज करा देते हैं। उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना डीप में मैं पढ़ा सकता हूँ। बट अभी जो है ये आपका जर्नल वाला है, उसी लेवल से मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ये तो जो आपने बोल दिया ये तो सबको पता है। हर चीज किसी को नहीं पता होती है ना। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं, ऑटोसोम्स के बारे में न जाने कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो आप अगर ये बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% होता है, ये सीधा सीधा गलत है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बात बताइए, क्या अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए? मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिकली कैसे होंगे। जो आपने सोच लिया कि सबको आता होगा, वो ऐसा नहीं है। चलिए कितने लोग ऐसा क्या बताएंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, और उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ये सही है कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं बताइए। चलिए मैं इतना अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, और जो है आप बताएंगे क्या माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। ये सुनो, अब आप कहेंगे हाँ, तो जैसे करनी चाहिए, बट बहुत से लोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग नहीं करते हैं। देखिए, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, माँ को कहीं भी छोड़ देते हैं, बाप को ऊंची आवाज में बात करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। तो कोई भी सिस्टम, जब इतनी अच्छी चीज है जो 100% सबको चाहिए कि करना चाहिए, जब लोग उसे नहीं कर रहे,
तो आप बात करते हो किसी चीज की कि हर चीज सबको पता होगी, बिल्कुल पता नहीं होती है। तो कोई भी सिस्टम पूरी दुनिया में 100% नहीं होता, एक सिस्टम 100% नहीं होता है। अगर हम एनर्जी के ट्रांसफर की भी बात करें तो 100% एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी कुछ ना कुछ जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं तो जाहिर बात है, हाँ, एमडी विजारुल, वो जब हम टीजीटी की बात करेंगे तो अभी देखिएगा उसमें हम डिसाइड करेंगे, तो कुछ में ऐसा भी होता है कि जो मतलब क्रोमोसोम के बेस पर डिसाइड नहीं होता उनका सेक्स, कुछ का टेम्परेचर बेस्ड होता है, और कुछ का ऐसा भी होता है कि फीमेल डिसाइड करती है हाँ कि मेल होगा कि फीमेल होगा। बट इंसान के केस में, आप मेरी बात से सहमत हुए? हाँ ठीक है। हाँ मेरी बात से, हाँ मेरी बात से सहमत हुए। पढ़ने लिखने के बाद में लोग इज्जत नहीं करते यार, जबकि ये कहा जाता है कि करना चाहिए। तो सिस्टम, मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता, हर एक चीज हर एक किसी को पता नहीं होती, और हर एक चीज हर एक के पास नहीं होती। अगले, किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है। तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है आपका विटामिन का। एक दो क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो जो है ये ना समझें कि जो है आप साइंटिस्ट बन गए हैं। तो जो है थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। देखिए मैं भी बिल्कुल आसान आसान सी चीजें और मॉडर्न टाइप के करा रहा हूँ, लेकिन जब आपको मैं पीजीटी जुलॉजी, पीजीटी बॉटनी के क्वेश्चंस कराऊंगा या टीजीटी लेवल के, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उस वाले सेशन में आ जाइएगा। लेकिन जरूरत यहाँ पर सिर्फ इतनी ही है, आए हुए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू है, एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल मौके की नजाकत यही कहती है कि हमें इतना पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में रखता ही हूँ। तो आज थोड़े से मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन है। तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हॉर्मोन्स का, प्रोटीन का? आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो जो है इसको आप ये ना समझें कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो विटामिन जो है चलिए देखते हैं कि आप में चलो बताओ, क्या विटामिन से हमें, कौन से विटामिन से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? क्या ये मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, इसका आंसर आप बताएंगे और आप वो बताइएगा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलो अभी फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि विटामिन की खोज जो है, पूरा नाम था कैशमीर फंक। पूरा नाम जो था वो उनका क्या था? कैशमीर फंक था, कैशमीर फंक। तो जो कैशमीर फंक थे, इन्होंने जो है वो किसको, विटामिन की खोज की। और चलिए क्या, हाँ, कौन से विटामिन से एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है? देखो अब मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा है कि आप यहाँ पर आप कहेंगे कि जिसको पता होगा वो एकदम से इसका आंसर वही देगा जो मैं सुनना चाहता हूँ, और जिन्होंने कायदे से नहीं पढ़ा होगा वो इसका आंसर जो है वो गलत देंगे। तो अभी फिलहाल तो जैसे यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि विटामिन डी से एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एनर्जी किसी भी विटामिन से नहीं मिलती। दुनिया में कोई एंजाइम ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें एनर्जी मिलती हो। तो विटामिन सी, डी, ये सब बकवास है। याद रखिएगा होता क्या है, दो तरह के हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सिर्फ तीन ही चीजों से आपको एनर्जी मिल सकती है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है फैट। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है फैट। इसके अलावा किसी भी न्यूट्रिएंट से, किसी भी पोषक तत्व से हमें एनर्जी नहीं मिलती। यानी ना तो हमें विटामिन से एनर्जी मिलती है, न ही हमें मिनरल से एनर्जी मिलती है, और ना ही हमें जल से एनर्जी मिलती है। लेकिन दीज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, सो वी शुड कीप दीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमें अपनी डाइट में ये सारे टाइप के जो है न्यूट्रिएंट्स रखने चाहिए। याद रखेंगे, हाँ, लोहा कोई विटामिन नहीं है, याद रखेगा वो एक मिनरल है, और किसी भी मिनरल से, इनसे किससे हमें शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती। बट आप, फिर क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, या विटामिन ई और डी कम होने लगे, तो फिर हमें थकावट ये सब क्यों महसूस होते हैं? यानी हमें इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती, बट इनके बिना एनर्जी फील नहीं होती। यानी जो है शरीर को बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म का, हमारे शरीर को सही से चलाने के लिए आवश्यकता होती है एनर्जी न प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की भी। लेकिन याद रखिएगा किसी भी विटामिन से जर्रा बराबर भी कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती। बट अगर ये कम हो जाए तो शरीर में जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ले रहे हैं, और ठीक है, फैट वगैरह, इनसे हमें एनर्जी फील इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, बॉडी में डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है, तो इनकी वजह से कमी हो जाती है। समझ में आगे बात ये? तो याद रखिएगा, हाँ, हमें तीन ही चीजों से एनर्जी मिलती है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं वो आप सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है कि नॉट करेक्टली मैच, है ना? इनमें जो है सही आंसर आपको बताना है कि जो सही से मैच नहीं है। जैसे यहाँ पर रेटिनल और जीरोप्थेल्मिया है, ठीक है, इंग्लिश में आप देखना चाहें तो रेटिनॉल और जीरोप्थेल्मिया। देन क्या है, टोकोफेरोल और वेरी वेरी, यहाँ पर हिंदी में लिखा ही है टोकोफेरोल और वेरी वेरी। टोकोफेरोल क्या वेरी वेरी से संबंधित नहीं है?
जो सही से मैच नहीं है उसको आपको बताना है। देन साइनोकोबालामिन है, देन क्या है, रक्त अल्पता है। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा? हाँ, ज्यादा विटामिन भी हार्मफुल होता है, क्योंकि ज्यादा विटामिन होगा तो उससे एक जो है उस डिसीजेस को हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। अगर ज्यादा, देखिए जरूरत से ज्यादा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नुकसान देती हैं। जरूरत से ज्यादा आप अगर कोई भी चीज कीजिएगा तो कई बार वो नुकसान दे सकती है। समझ रहे हैं? हद से ज्यादा तो किसी को मोहब्बत भी जताना ठीक नहीं होता। किसी का आप हद से ज्यादा केयर करना शुरू कर दीजिए, आपको छोड़ के जाना, आपसे वो दूर रहना पसंद करेगा। जैसे आप किसी को बार बार पूछिए, कहाँ हो आप, है ना, पता चला वो ऐसे सिचुएशन में फोन उठाने के नहीं है। अच्छा, खाना खाया, आप जो है पानी पिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हर 15 मिनट में आप फोन करिए और इतना केयर करिए। ओह, छींक आई, ओह मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे नोट करके रखनी थी। तो देखिएगा, लगेगा यार बड़ी मुसीबत है, हर किसी को स्पेस चाहिए होता है। तो हद से ज्यादा मोहब्बत जताना और हद से ज्यादा जो है वो अपनी ये दिखाना, केयर करके दिखाना, इतना किसी को पसंद नहीं होता है। हर चीज में एक स्पेस चाहिए होता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका टोकोफेरोल है। दरअसल रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए को बोलते हैं आप, विटामिन ए को, और इसकी वजह से जीरोप्थैल्मिया होता है। जिन लोगों ने ए आंसर बताया वो गलत बताया है। ठीक है? जीरोप्थैल्मिया जो है वो सही है। देखो, रेटिनल जो है वो, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? एक तो होता है रतौंधी, रतौंधी को आप बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है कि आंख में ड्राइनेस बढ़ जाती है। बहुत से लोगों को देखिएगा, हर 5 मिनट में ओ मेरे बाबू को है ना खाना खाया, उन्हें छींक आ गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बताने, हर चीज को नोट करके रखना था। तो इतना कोई किसी को पसंद नहीं करता। याद रखिएगा, किसी को स्पेस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो जीरोथैल्मिया है, जीरोथैल्मिया आंखों की ही प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से लोगों की आंखें में जाला आ जाता है उस तरह से। हाँ, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। बहुत ज्यादा पढ़ना भी बुरा है, बेपना पढ़ना कि आप पागल ही हो जाओ। और देखो, बायोलॉजिकल मशीन है हमारा शरीर। मैं अक्सर बताता हूँ कि कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन के क्लास के बच्चों को मैंने बताया भी होगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? और कब, कितनी देर तक पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों में अंधविश्वास है कि सुबह में उठ के पढ़ेंगे तो ऐसा होगा वैसे होगा। हाँ, तो होता है, कुछ लोगों में इस तरह की चीजें होती हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देखिएगा, जरूरत से ज्यादा डिमांड दिखाओगे, लोग भागना शुरू कर देंगे। देन क्या है? साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन बी 12 का नाम होता है, और इसकी वजह से एनीमिया होता है। और कौन सा वाला एनीमिया होता है ये भी मैं आज आपको बता दूं। परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है, परनीसियस, परनीसियस एनीमिया का मतलब कितने लोग समझते हैं? रक्त अल्पता, खून की कमी होती है, आरक्तता भी आप कह सकते हैं। परनीसियस एनीमिया का मतलब ये होता है, परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है कि बहुत से लोगों में लंबे समय तक जो है वो आयरन का लेवल नहीं बढ़ता। क्योंकि देखो, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, विटामिन बी 9 को हम फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। आपने पढ़ा है कि विटामिन जो बी 9 होता है, विटामिन बी 9 को आप क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड या फोलेट बोलते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फोलिक अम्ल की टेबलेट और आयरन की टेबलेट मुफ्त में मिलती है, और इसी को हम फोलेट भी कहते हैं। लेकिन क्या है कि ये आयरन नहीं है, बट इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। और जो विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 है, इसकी कमी से भी क्या होता है? अगर विटामिन बी 12, साइनोकोबालामिन जिसको आप बोलते हैं, इसकी कमी हो जाए तो इससे, है ना, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जैसा आपने यहाँ लिखा देखा। तो इसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। ये दोनों के दोनों विटामिन करते क्या है शरीर में? खून की कमी का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में, हमारा जो खून है उसमें आयरन की कमी हो जाए। ठीक है? हाँ, जब उसमें आयरन की कमी हो जाए, तो आयरन की कमी का मतलब ही खून की कमी है। पहले मैं भी ये समझता था बचपन में कि शायद खून की कमी हो गई, पहले इसकी बॉडी में 5-6 लीटर खून था, शायद अब जो है 1-1.5 लीटर रह गया होगा। बट ऐसा हरगिज नहीं होता। खून का जो मतलब वॉल्यूम है वो उतने का उतना रहता है, बट उसमें आयरन की कमी हो जाती है। तो ये दोनों विटामिन से कैसे हुआ? तो याद रखिएगा, ये दोनों विटामिन जो है लोहे को रिटेन करने में, लोहे को रक्त में रोकने में सहायता करते हैं। लोहे को रक्त में रोकने में, यानी आरबीसी में चिपकाने में, रक्त में रोकने में सहायता करते हैं, रोकने में सहायता करते हैं, रिटेंशन में मदद करते हैं। ठीक है, रोकने में सहायता करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये सहायता करते हैं, है ना? तो जिससे क्या होता है कि जिनकी बॉडी में विटामिन की कमी होगी उनमें एनीमिया होगा। तो परनीसियस एनीमिया क्या होता है भाई, कितने लोग बताएंगे? परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है, और देखो एनीमिया की शिकायत ज्यादा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो फैक्ट टाइप का होता है। लिखा हुआ देख सकते हैं, आपने खुद भी पढ़ रखा होगा, जो साइंस साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उन्होंने भी पढ़ रखा होगा। एनीमिया ज्यादातर केसेस में, मैंने ज्यादातर बोला है, 100% नहीं बोला, ज्यादातर केसेस में महिलाओं को होता है।
महिलाओं को होता है। तो एक एनीमिया होता है जिसमें बहुत सी फीमेल का जो आयरन होता है वो बढ़ता नहीं है, यानी जो है लेस देन 12 ही रहता है, और ज्यादातर 8 से 10 के बीच में इतने ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर ब्लड में रहता है ना। तो उनका हीमोग्लोबिन 12 को कभी क्रॉस नहीं करता, अक्सर जो है वो 8-10 के बीच में या उससे भी कम रहता है, और कई कई साल तक ऐसा रहता है। और उनमें कमजोरी, पढ़ने में मन नहीं लगना, कुछ नहीं करना, मुंह पे बिल्कुल ऐसे जैसे, देखिए दो तरह का गोरापन होता है भाई, दो तरह का गोरापन होता है, आपने देखा भी होगा ऐसा गोरापन। एक गोरापन होता है जो बड़ा खूबसूरत सा चेहरा होता है और उसमें ऐसा लगता है पिंकिश सा, जैसे अगर नाखून मार दे तो ब्लड आ जाएगा। और एक आपने देखा होगा सफेद वाला मुंह देखा होगा, ऐसा लगता है ना सफेद जैसा मुंह, बिल्कुल मुर्गी का बच्चा मोमोज जैसा मुंह देखा होगा आपने, दूर से देख के समझ में आ जाता है कि हाँ नाक पकड़ लो तो दम निकल जाएगा। ऐसे चेहरे भी आपने देखे होंगे, तो समझ लेना कि उनमें खून की कमी होती है अक्सर। तो एक, हाँ, ये ग्राम में लिखा है कि 8 से 10 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन पर डेसिलीटर ब्लड में होना, मतलब इस रेंज में रहता है इनका, तो कम खून की कमी रहती है। तो वो परनीसिस रक्त अल्पता की शिकार है, और बहुत से ट्रीटमेंट चलने के बाद में भी उनका जो है वो नहीं बढ़ता, और उनको कमजोरी बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल सफेद जैसा मुंह होता है, ऐसा लगता है जनाजा टाइप का मुंह, बिल्कुल देख करके डर लगता है कि यार ये अजीब सा है। हाँ, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन वाले का तो भाई बिल्कुल जान नहीं होगी उसमें, बहुत ज्यादा कमजोरी है ना, बिल्कुल मरा मरा सा बदन, भटकवी सी आत्मा जैसी लगती है। तो उनको जो है मैंने बताया भी होगा ऑफलाइन वाले बैचेस में, बताया था क्लास में भी क्या खाना है जिससे आपका पन्नी से एनीमिया ठीक हो सकता है। एनीवे चलिए, खैर यहाँ ट्रीटमेंट तो हम नहीं कर रहे हैं, तो भाई जरा इस कोटेशन के साथ अपने आप की एनर्जी को बढ़ा दीजिए। जब तक जीना है तब तक है ना, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो सीखते चलिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और वो यहाँ पर अभी क्लास लेने के लिए आए हैं, तो जो है उनको ये चीज आगे भी काम में आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बूम टू टूम प्रोसेस होती है ना, कि गर्भ से लेकर के इंसान जो है मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता है। जिस दिन मरेगा ना, उस दिन उस दिन वाले एक्सपीरियंस को वो शेयर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उस दिन उसको मौत का एहसास होगा कि मरने में दर्द होता है कि नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, इसलिए इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसको एक्सपीरियंस तो आता ही चला जाता है। तो वही स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन जो है अपने माइंड में बसा लीजिए, अपनी एनर्जी को दुगना कर दीजिए। आगे चलते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो कैसा होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो कैसा होता है, किससे होता है आपको ये बताना है। विषाणु से होता है, शैवाल से होता है, या कवक से होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, लोगों के कहने में आकर के, जैसे आज ही एक मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर मैं बड़े डिप्रेस्ड हूँ, और जो है लोग मेरा सिलेक्शन न होने से रह गया, और जो है घर वाले, अपने सगे घर वाले भी कुछ से कुछ बोल रहे हैं, भाभी वगैरह टॉर्चर कर रही हैं। तो कोई नहीं, आप जो है बिल्कुल परवाह ना करें। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोगों के अक्सर जो है ना पलटी मार लेते हैं। जब आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो लोग अक्सर ये कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब हमने तो पहले ही कहा था, बच्चे के पैर पालने में नजर आ रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था कुछ होगा होगा अगर नहीं। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लोग फिर यही कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में, बच्चा बहुत अच्छा है, इसका तो होना ही था। तो लोग ऐसे पलटी मार लेते हैं, तो बिल्कुल मायूस ना हो, लोगों का काम है कहना, और आप कुछ मत कहिए। अपनी जो है वो अ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और वो कौन सा कोहराम मचाना है, वही सफलता का कोहराम। उस दिन जो है आपको नींद तो नहीं आएगी। वैसे भी कहा जाता है गमों की रात में नींद के साथ ये खुशी में कौन सोता है, तो जिनको आपसे गम होगा उनको भी नींद नहीं आएगी, और आपको खुशी है तो आपको भी जो है नींद नहीं आएगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन पूरी रात खुशी में ही निकल जाएगी, नींद नहीं आएगी, और उनको भी नहीं आएगी जिसको आपसे जलन है। तो खैर उस दिन का इंतजार करिए। तो इन्फ्लुएंजा इज कोज्ड बाय वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है, शैवाल से होता है, कवक से होता है। व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने जो है वो सही आंसर दिया है, जितने भी इन्फ्लुएंजा है। तो ये सारा का सारा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विषाणु से होने वाली बीमारी है। विषाणु को लेकर के हाँ जो है बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई विषाणु है क्या चीज। देखिए, विषाणु में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, वो किसी प्रोटीन के कवच से ढका रहता है, जिसको आप कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, इससे ढका रहेगा, और इसमें कैप्सोमेर टाइप की सब यूनिट लगी होती है। और ये जो आपका अंदर है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दुनिया में ज्यादातर विषाणु आरएनए वायरस है, बट डीएनए वाले भी हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले भी हैं। अब आप चाहे विषाणु को इस तरह से दिखा दो, जैसे आपने T4 बैक्टीरियोफाज जो है ना, जिसको आप बोलते हैं, वो देखा होगा, उसमें इस तरह से करके हाँ जो है वो ये छह टांगे जैसी लगी होती हैं, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये आपका जो है डीएनए आरएनए हो गया, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, कैप्सिड हो गई। कोविड-19 जब हुआ था, वो लोग जो है इस पर वीडियो बना बना के डाल रहे थे, जिन लोगों को वायरस का भी पता नहीं था कि वायरस आखिरकार होता क्या है। वो बता रहे थे कि गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, मसल लेंगे, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है।
देखिए ये नाम क्या है, मेरू रज्जू। जैसे किसी का नाम राजू हो और उसको कभी वो कभी गिफ्ट वगैरह ला करके दे दे अपनी वाइफ वगैरह को, वो बड़े मोहब्बत से गए मेरे रज्जू। तो ऐसी करके याद रखिएगा इसको, इसका नाम क्या है, मेरू रज्जू। मेरू रज्जू दरअसल होता क्या है, स्पाइनल कोड होता है। बहुत से लोग जो है रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड कह देते हैं, सरासर गलत है। रीढ़ की हड्डी को हम सिर्फ और सिर्फ स्पाइन कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। जो बच्चे में 33 हड्डियों का जोड़ होता है, और जब बड़ा हो जाता है इंसान तो उसकी कई कई हड्डी फ्यूज होकर के सिर्फ 26 हड्डियां रह जाती हैं हमारे किसमें, कशेरुकदंड में, यानी हमारी रीढ़ में। जो कर्वी टाइप की हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे यहाँ से शुरू होती है, यानी गर्दन की हड्डियां 7 होती हैं, उनको भी इसमें ही शामिल कर लो। और हमारे हिप के बीच तक आती हैं, वो सारी मिला करके 26 रह जाती हैं, बच्चे में होती हैं 33। अब यहाँ पर जो बात की गई है, ये मैरू रज्जू की बात की गई है, जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल कोड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि है ना, CNS और PNS आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका जो है स्पाइनल कोड और ब्रेन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क तथा मेरू रज्जू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन देख रहे हैं, लुकीमिया है, मेनिंजाइटिस है, रिकेटस है। तो यहाँ पर मेजोरिटी का आंसर सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, जो भी जिससे भी आप फील करें, ठीक है। चलिए अभी जो है पढ़ने पे ध्यान देते हैं। सही आंसर है आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ब्रेन की झिल्ली में सूजन आ जाने की वजह से जो है वो पहले सिर में दर्द होना शुरू होगा, मीठा मीठा सा दर्द होगा, फिर तेज होने लगेगा, देन फिर वो गर्दन की तरफ आएगा, देन कंधों में चलने लगेगा, फिर रीढ़ की हड्डी में मतलब पूरी कमर में दर्द फैल जाएगा, जहां तहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। खास करके जैसे रिलेटेड है, सिर में दर्द होना शुरू होता है, वो चोट लगने की वजह से हो सकता है, कई बार बहुत से बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी, संक्रमण की वजह से भी ये हो सकता है। लुकीमिया आप सब जानते हैं, अगर किसी को लिखा है ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया का मतलब होता है रक्त का कैंसर, यानी रक्त कैंसर, जिसको आप बोलते हैं ब्लड कैंसर। देखिए डॉक्टर कभी भी जो है वो कैंसर वर्ड यूज नहीं करता है पेशेंट के सामने। वो अक्सर जो है वो उसकी जैसे कार्सिनोमास बोलेंगे, है ना, ऑन्कोजीन्स, है ना, ये बोल देते हैं कार्सिनोमास हो गया, ठीक है, या फिर उसका नाम ले लेते हैं। तो ये जो होता है ल्यूकीमिया, ये ब्लड का कैंसर होता है, खास करके इसमें WBC प्रभावित होती है। और रिकेटस जो है वो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी, जब विटामिन डी कम होने लगे बच्चों में, किसमें बोला मैंने, बच्चों में, तो उनकी हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं। और बहुत से बच्चों की हड्डियां जो है वो टांगों की टेढ़ी होती हैं। आपने न जाने कितने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी अगर सही मायनों में अगर देखें तो उनकी टांगें अजीब सी लगती हैं, जांघें भिड़ोगी, और जो है ऐसे करके टांगें वैसी होती हैं। इसका मतलब ये है विटामिन, और ऐसे मुड़ सी जाती हैं, बेंट हो जाती हैं, कच्ची टांगें हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम का अमाउंट कम होने लगता है। अगर बड़े इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाए तो जिंदगी खत्म जैसी लगती है। विटामिन डी की कमी से कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है, उसके अलावा हड्डियां दर्द करती हैं, और जमीन पे पैर रखने पर दर्द होता है। बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है कि जब वो सुबह में उठते हैं, ठीक है, तो सुबह में जब उठते हैं आप, तो पैर रखते हुए जो है कुछ देर तक दर्द होता है, और जो है दर्द करती है, मतलब क्या, हड्डियां दर्द करती हैं। तो बड़े में जो हड्डियों में दर्द होगा उसको हम बोलते हैं ओस्टियो मलेशिया। क्या बोलते हैं, ओस्टियो मलेशिया बोलते हैं, ओस्टियो मलेशिया। और एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है, वो एक अलग बीमारी है, कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जरा दिखा देता हूँ कि मेनिंजाइटिस है क्या चीज। मेनिंजाइटिस, तो इसमें ब्रेन की झिल्ली में यहाँ पर देखिएगा सूजन आई, और सूजन आने की वजह से नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, ब्रेन की झिल्ली ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जब स्वेलिंग होगी तो ये देखिए वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, उसके साथ साथ ये हो सकता है जीवाणु के इन्फेक्शन की वजह से भी। इसके लिए फिर एक जो है जांच की जाती है, इसके लिए आपको जांच करानी पड़ती है, और शायद किसी की हुई भी होगी, आप में जांच करानी पड़ती है। इसके लिए हमें एक टेस्ट कराना पड़ता है, और उस टेस्ट का नाम होता है लंबर पंक्चर। क्या नाम होता है, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ में जो है सुई चुभो करके, सुई चुभो करके लिक्विड खींचा जाता है, और किसमें, रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, है ना, इंजेक्शन, और मतलब खींचते हैं उसमें से, उस लिक्विड को खींच के हमें पता चलता है, जब उस लिक्विड को खींचेंगे, कि मेनिंजाइटिस नाम की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता था, याद रखना भी, इसको लिख लेना कि इसके लिए कौन सी जांच करवानी पड़ती है हमें, लंबर पंक्चर। क्या, कौन सा, लंबर पंक्चर ही हमें जो है इसके लिए करवाना पड़ता है। लंबर पंक्चर का मतलब हो गया रीढ़ में जो है इंजेक्शन घुसाते हैं और उसमें से लिक्विड खींचते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक है, हाँ, लंबर पंक्चर। नीलोफर, आसिफ नवाज, ओके, सुमिता, हाँ, हो गया।
अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में पादपों में से किस पादप में संचित अंग एक तना नहीं है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्या लिखा है, जो जितने भी प्लांट्स हैं निम्नलिखित पादपों में, यानी वनस्पति जो है प्लांट्स हैं, और में से किस पादप में संचित अंग एक तना नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देना, ये लिखा है तना नहीं है, और इस नोट को तो बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्पेशली आप लोग कर लेना, हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, स्मिता मिश्रा, अच्छा हाँ, आपका हुआ होगा तो वो रीढ़ की हड्डी में देखा होगा, है ना, जो है घुसा करके यहाँ है ना, और वो जो है वो खींचा होगा आपका, लिक्विड खींच के उसका टेस्ट करके बताया होगा कि आपको लंबर पंक्च मतलब मेनिंजाइटिस नाम की शिकायत है या नहीं है। दिमाग की झिल्ली में सूजन भी बोल देते हैं कई बार लोग इसे। तो निम्नलिखित पादपों में से किस पादप में संचित अंग तना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो, क्वेश्चन का साइज मैंने इसलिए छोटा लिखा है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह है ताकि हम स्लाइड पे आराम से लिख पाए, आपकी सहूलियत के लिए। ऐसा क्या, अगर इसे बड़े बड़े से सब बड़ा से बोल्ड करके अगर मैं भर दूं इस पूरी स्लाइड को, तो या तो नई स्लाइड लेनी पड़ती है, और जो है या फिर हमें जगह नहीं बचती यहाँ पर। तो आप समझिएगा कि आप ही के लिए, आप ही की अच्छाई के लिए इसको जो है इस तरह का साइज रखा गया है। और मेरे ख्याल से आपने अगर जरा भी क्वालिटी मेंटेन कर रखी होगी, वीडियो क्वालिटी, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा होगा। तो हाँ, तना है, गन्ना है, देन क्या है, आलू है, देन क्या है, शकरकंद है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखो यार, जो लोग शुगर कैन बता रहे हैं, गन्ना बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि गन्ने में अगर देखा जाए तो क्या आपको नहीं लग रहा कार्बोहाइड्रेट उसमें जो है, गन्ने का जो रस होता है कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट में खास करके उसमें क्या रहेगा, आपका सुक्रोज रहेगा, सुक्रोज रहता है, समझ रहे हैं ना, सुक्रोज। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, और आपको गलत वाला बताना था, ठीक है। तो ये तना तो है। और आलू जो है, जो लोग आलू बता रहे हैं उनका आलू गलत है क्योंकि उनका आलू गलत इसलिए है क्योंकि जो पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो ट्यूबर होता है, तना होता है ना। तो जैसे इसका नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, ट्यूबर है, और ये भी एक तना है, ये भी क्या है, एक तना है। इसलिए जो है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शकरकंद आलू के जैसी देखने में जरूर लगती है, लेकिन ये एक क्या है, मॉडिफाइड रूट है, यानी रूपांतरित जड़ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, स्वीट पोटैटो होगा। स्वीट पोटैटो भी क्या है, मॉडिफाइड रूट है, रूट है, ये जड़ है, याद रखिएगा। शकरकंद जो है वो जड़ है। शकरकंद, शकरकंद है ना, तो शकरकंदी बोलते हैं कई बार इसे। और भी हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर बोलते हैं, एक मैंने यार वेब सीरीज देखी थी, फिर मैंने उसका मतलब किसी अपने फ्रेंड से पूछा था, कौन सी वाली, पंचायत, उसमें बोलते हैं अलुआ। तो मेरे ख्याल से शायद जो है वो बिहार के रीजन में इसे अलुआ कह देते हैं, जबकि आलू अलग चीज है और ये शकरकंद अलग है। तो शायद कॉमन लैंग्वेज में और आपकी रीजनल लैंग्वेज में इसको अलुआ कह देते हैं, वही है ना, अलुआ, अलुआ कुछ ऐसे करके उसमें कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले उस पे आते हैं। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्ण कौन सा होता है। एम आई राइट और नॉट। हाँ, अल्लुआ बोलते हैं ना, हाँ, यही उसमें वेब सीरीज में कहा गया था। ठीक है, तो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्ण कौन सा है। हाँ, अलुआ। जबकि हाँ हाँ, वो आपकी कॉमन लैंग्वेज है, ओके। तो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है। अब देखिए, पिगमेंट जो होता है एक रंग तो देता ही देता है, और रंग तरह तरह के देता है। मैंने आपको बताया था कि है ना, बहुत से पिगमेंट होते हैं, ओके। अब उसके साथ साथ ये हमें मतलब जैसे पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है आपका ज़ैंथोफिल, देन क्लोरोफिल, देन क्या है, कैरोटीनॉइड्स। तो जो लोग ये बी आंसर बता रहे हैं सीधा सीधा, ओके, तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने ये बड़ा अच्छे से गलत आंसर दिया है। शकरगंजी नहीं होता, अभी शकरकंदी होता है, वो शकरकंद, लेकिन उसको बोल देते हैं शकरकंद, शकरकंद। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, कैरोटीनॉइड है। थ्योरी की क्लासेस में जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे जो ऑफलाइन वाले आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं लिखाया था कि यूवी रेस से बचाता है पेड़ पौधों को। और आपको थ्योरी की क्लासेस जो आपकी एप्लीकेशन पे चल रही है उसमें बताया होगा। तो देखिए, जो कैरोटीनॉइड है ये एकलौता कोई पिगमेंट नहीं होता, देखा जाए तो बहुत से पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखेंगे। क्लोरोफिल जो है वो हमें इससे पेड़ पौधों को इससे नहीं बचाता। इसका दो ही काम होता है, एक तो हरा रंग देता है, चलो हरा रंग प्रदान कर दिया इसने, हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। और दूसरा जो है वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता कर देता है। पौधे जो अपना खाना बनाते हैं ना सनलाइट की प्रेजेंस में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है, एक ये काम कर देता है। देन ज़ैंथोफिल जो होता है, इसकी वजह से कलर आता है, और कैरोटीनॉइड में का ही एक टाइप होता है, इसकी वजह से हल्का पीला रंग आता है। जैसे हल्का पीला रंग आप देखिएगा, जैसे आम का हल्का पीला रंग हो गया, नींबू का हल्का पीला रंग हो गया, अमरूद का हल्का पीला रंग हो गया, इस तरह से करके। इसमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है, वो अलग चीज है, मैग्नीशियम आयन रहता है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका गलत ही है, सही आंसर है आपका कैरोटीनॉइड।
अब इसी तरह से जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी एक नेचर ने हमें पिगमेंट दिया है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। क्या बोलते हैं? मेलानिन पिगमेंट। तो जो मेलानिन वर्णक होता है ये हमारे शरीर में पाया जाता है, खास करके हमारी त्वचा और बालों का रंग। त्वचा एवं त्वचा एवं बालों का रंग। त्वचा एवं बालों का रंग जो होता है वो इसी की वजह से होता है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा तो डार्क कलर के बाल होंगे, और स्किन में अगर ज्यादा होगा तो डार्क कलर का रंग होगा। और अगर मेलानिन पिगमेंट कम होने लगेगा तो समझ लेना, या किसी की बॉडी में कम है तो उनमें क्या है कि रंग उनका गोरा होगा, बालों का रंग सुनहरा होगा, और कुछ की रेशमी जुल्फें और पता नहीं कैसे कैसे बाल होते हैं, और जिनमें मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल खत्म होने लगे वो बाल जो है सफेद होने लगते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो भाई ये चीज याद रखेंगे। और ये मेलानिन पिगमेंट एक काम और करता है, अगर आप धूप में निकलोगे तो रंग काला पड़ जाएगा। धूप में न निकला करो रूप की रानी, कहीं आपका मेलानिन पिगमेंट न बढ़ जाए। आज ही पढ़ा था। तो ये मेलानिन पिगमेंट है, बढ़ने की वजह से हमारी त्वचा का रंग काला हो जाता है। जो लोग तपती धूप में बिना मतलब प्रोटेक्शन के निकलते हैं, अक्सर देखेगा कि उनका रंग डार्क हो जाता है। कितने ही गोरा इंसान भी अगर धूप में रहना शुरू कर दे तो उसके रूप रंगत में थोड़ा सा जो है वो बदलाव आएगा। और ये हमारा जो मेलानिन पिगमेंट है, हमारी त्वचा क्यों सनलाइट की प्रेजेंस में आने पे खुद बढ़ाती है, वो इसलिए बढ़ाती है ताकि हम यूवी रेस से बच सकें, ताकि हम पराबैंगनी किरणों से बच सकें। तो ये हमें जो है वो यूवी रेस से बचाता है। तो इंसानों में या जानवरों में अगर देखा जाए तो यूवी रेस से बचाने वाला जो पिगमेंट होता है वो मेलानिन होता है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। और एक चीज और मैं बता दूं, हमारी आंखों की जो आइरिस होती है उसकी वजह से तरह तरह के आंखों के रंग होते हैं। किसी की कत्थई आंखें, गुलाबी आंखें, होता है ना, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। तो ये जो आंखों पर जो है रात इंदौरी साहब ने इतना कुछ लिखा है, या उस गुलाबी आंखें जो देखी तेरी तो मेरी भी गुलाबी हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि वायरल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी आंखों को ना ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो जो रंग बिरंगी कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? आंखों में जो आइरिस होती है उसकी वजह से होता है। आइरिस में भी जो कलर आ रहा है, किसी की नीली पीली कत्थई आंखें, वो सारी जो आंखें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? याद रखेगा, उसमें भी पिगमेंट तो कुछ होगा ना। आइरिस का रंग मेरा अलग है, आपका अलग है, मेरे भाई का अलग है, इस तरह से अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव होगा। तो मेलानिन पिगमेंट कम ज्यादा होने की वजह से ही तरह तरह की आइरिस का रंग होता है। तो याद रखेगा, उसमें भी मेलानिन वर्णक होता है। और हमारे जो कहीं पर तिल बन जाता है, बॉडी पर तिल बनता है, तो समझ लेना वो भी क्या है, यही मेलानिन पिगमेंट गाढ़ा होकर के इकट्ठा हो जाता है। तो कोई खास बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? जैसे जुगनू हो, है ना, जुगनू की अगर हम बात करें तो देखिएगा लाइट देता है। उसी तरह से ये एक जेलीफिश है जिसको आप फाइसिलिया कहते हैं। ठीक है। ओरिलिया, ओरिलिया बोलेंगे, फाइसिलिया। तो ये जो जेलीफिश है, आप ये देख पा रहे हैं जेलीफिश, ब्राउन आंखें, है ना, ब्राउन आंखें हैं किसकी? कुछ की कत्थई आंखें होती हैं, कंजी आंखें होती हैं। तो आंखों को लेकर के बड़ा वो है, वैसे सबसे दिखता वैसे ही है। तो ये जो इसमें चमक जैसी है ना, तो ये जेली मछली है, जेली फिश है। तो इसमें जो चमक है, उसके अलावा जैसे फायर फ्लाई होती है, फायर फ्लाई जिसको आप बोलते हैं जुगनू। ठीक है, जुगनू इंसान को जुगनू की तरह होना चाहिए। बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, जुगनू हो तुम। ढूंढ लेना अंधेरे में रोशनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, तो अपनी खुद से रोशनी बना लेना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोस्फोरेसेंस बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, या फिर बोथ एंड बी दोनों बोल सकते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। चलिए, यू गाइस आर डूइंग वेल, सो कीप इट अप, बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हम सीखते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, बायो का मतलब हो गया लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमक। चमक, जैसे आपने पढ़ा होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता पढ़ा है ना, तो ल्यूमिनेसेंस याद रखिएगा, बायो का मतलब लिविंग में हुआ। अब जो फोस्फोरेसेंस है ये कहाँ पर होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। जैसे कभी ऐसे महसूस किया आपने, ट्यूबलाइट आपकी जल रही हो और ट्यूबलाइट बंद करने के बाद में, या पहले सीएफएल आती थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, आजकल तो वो बंद कर दी गई है। अब जिनके पास पुरानी घर में लगा हुई है सीएफएल उन्हीं के पास होंगे। आजकल तो एलईडी आ गई है, लाइट इमिटिंग, ये सॉरी क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो जो है जो सीएफएल होती थी उनमें भी आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में, और जैसे ही हम बंद कर देते हैं ट्यूबलाइट को, थोड़ी देर तक ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट जल रही है। ऐसा महसूस किया आपने? तो वो क्या होता है? फोस्फोरेसेंस होता है। और ये आपका बायोल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की जो है योजक कड़ी है? और इसी को हम क्या है, कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी भी कह देते हैं। योजक कड़ी या संयोजक कड़ी यानी जोड़ने वाली कड़ी है, इसका मतलब ये है। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। जो
कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, और उसके एक साइंटिफिक रीजन के साथ जो है आप समझिएगा कि क्या पहले आया था और कौन सा बाद में आया था, क्या था। क्योंकि आप अंडा बताते हो तो लोग कहेंगे मुर्गी कहाँ से आई, अगर आप मुर्गी बताएंगे तो आप कहेंगे कि अंडा कहाँ से आया। वैसे भी अकेली मुर्गी तो आई नहीं होगी, ठीक है, विद मुर्गा आई होगी। क्यों, क्या, क्योंकि क्या अकेली मुर्गी और क्या अकेला मुर्गा। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आर्कियोप्टेरिक्स के जो है अवशेष मिले, और अवशेष जो इसके मिले यानी फॉसिल्स जो थे, जीवाश्म मिले इसके, है ना, जीवाश्म मिले, और उससे फिर जो है साइंटिस्टों ने अंदाजा लगाया कि कुछ इस तरह का ये रहा होगा। देखिएगा जीवाश्म का जब मिला यहाँ से तो ऐसे कुछ है केस बन गया, और फिर इसको इस तरह से बताया गया कि ऐसा रहा होगा। तो इन दोनों के बीच को जोड़ने वाला करेक्टर है ये। तो याद रखिएगा ये किसके बीच का है भाई, उभयचर और पक्षी के बीच का है, सरीसृप और पक्षी के बीच का है, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच का है। तो तरह तरह के जो है क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। तो देखिए सही आंसर जो है वो आपका क्या है, रेप्टाइल, यानी सरीसृप जो रेंग करके चलने वाले होते हैं उनका करेक्टर इसमें है। और दूसरा पक्षी का करेक्टर है। देखो कैसे ये अपने आप में देखने में पक्षी के जैसा लग रहा है, पंख जैसे इसके हैं, और ये करेक्टर है बर्ड का, लेकिन इसके पंख में यहाँ पर नाखून होते हैं, और नाखून होना जो करेक्टर है वो रेप्टाइल का होता है, ना कि पक्षी का होता है। ठीक है। उसके अलावा चोंच का होना, इसकी जो बीक होती है, बीक मतलब चोंच होती है, चोंच का होना पक्षियों की निशानी है, लेकिन उस चोंच में दांत का होना ये रेप्टाइल यानी सरीसृपों की निशानी है। क्योंकि पक्षियों की चोंच में कभी जो है वो दांत नहीं होते, लेकिन सरीसृप जो होते हैं इनकी चोंच में दांत होते हैं। ये करेक्टर है कि इनका इनका याद रखिएगा, और इससे जो है कई और भी सिम्टम्स मिलते हैं, इसलिए याद रखेंगे। देखिए कनेक्टिंग लिंक आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ युगलिना, युगलिना किसके बीच की, तो युगलिना किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो आप बताएंगे कि ये जंतुओं और वनस्पति के बीच की, या ऐसे कह लो कि वनस्पति, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की, यानी पेड़ पौधों तथा जंतुओं के बीच की, पेड़ पौधों तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है, पेड़ पौधों तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। इसी तरह से मैं कहूँ कि जो विषाणु होते हैं वो किसकी बीच की कड़ी होते हैं, तो आप बताएंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। मैं कहूँ पेरिपेटस किसका होता है, तो ऐसे बहुत तरह के पेरिपेटस किस में आता है, क्या है। चलिए तो भाई फिर से एक चीज याद रखिएगा, जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है। तो नेचर ने भी वैसे ही रखा है, जिसको जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा होती है। आप जिस लेवल पे चाहते हो उसी लेवल का एग्जाम भी आता है, उसी लेवल से गुजरना होगा। आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि छोटे में ही आपका काम चल जा रहा है, तो ठीक है, या तो आप जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, या फिर चादर बड़ी करने का सोचिए। वैसे मेरा जो नजरिया है वो ये है कि चादर बड़ी करने का सोच है। बड़ी चादर होगी तो कोई और भी लेट जाएगा उसमें, किसी और की भी हेल्प कर सकेंगे। और के लेटने का मतलब क्या है कि जो है किसी और की भी मदद कर सकेंगे। अदरवाइज छोटी सी चादर है तो पैर ढकेंगे तो सिर उघड़ जाएगा, सिर को ढकेंगे तो पैर उघड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब अपनी ही जरूरत पूरी नहीं हो रही तो आपकी चादर में दूसरा कौन आएगा। ठीक है, तो आपको जितना बड़ा बनना है, मेरा ये मानना है कि आप चादर बड़ी करने का सोचिए। ठीक है, चादर बड़ी होगी तो वही मेहनत भी उतनी ही होगी। समझ रहे हैं, तो जिसे जितना बड़ा होना होता है उसके लिए उतनी ही परीक्षा रखी गई होती है। अगर किसी को रुतबा चाहिए आईएएस वाला, तो भाई वही मेहनत करनी होगी, जिसको जो है जिस लेवल का चाहिए वैसे ही। तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन है आपका लाइपेज है, यूरिया है, श्लेष्मा है, ठीक है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कीजिएगा, क्या सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी क्या बनाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति, यानी क्या ऐसा है जो लीवर बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्सर्जी तंत्र पढ़ा होगा, जिसमें याद रखेगा कि जो हमारा यूरिया होता है, ठीक है, वो बनाता है हमारा लीवर। हाँ ठीक है, लीवर बनाता है। तो लीवर वैसे भी कहा जाता है कि हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। यकृत को हम शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कह देते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैव रासायनिक प्रयोगशाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला कह देते हैं। ये हो जाएगा आपका। इस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम। वैसे देखा जाए तो लैंगिक कहा जाता है इनको, लिंग गुणसूत्र ना कह के सही हिंदी होती है लैंगिक। लैंगिक गुणसूत्र नहीं होते हैं, और फिर भी इनमें सेक्स डिटरमाइन होता है, मेल होगा कि फीमेल होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका मंकी है, देन क्या है चीता है, देन क्या लिजर्ड है, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सेक्स क्रोमोसोम के सेक्स डिसाइड नहीं हो सकता। तो बताओ क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या बिना सेक्स क्रोमोसोम के सेक्स डिसाइड हो सकता है, यस और नो।
और क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर मैं इंसानों की बात करूं तो मेल फीमेल का होना डिसाइड होता है किससे? मेल के सेक्स क्रोमोसोम से। यानी मेल के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनमें आधे एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, आधे वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। और फीमेल की बॉडी से लेफ्ट या राइट कोई सी भी ओवरी से, कोई भी अंडाशय से अंडा निकले, एग रिलीज हो, वो एक्स ही निकलेगा। इसलिए फीमेल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, फीमेल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ फीटस। तो बच्चे का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो मेल के स्पर्म पे डिसाइड होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर दिया है लिजर्ड, तो लिजर्ड जो होती है छिपकली, हाँ छिपकली जो होती है, इसका जो है इससे कोई लेना देना है नहीं। तो फिर किस चीज से डिसाइड होगा? याद रखिएगा तापमान पे डिसाइड होता है। तापमान डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, यानी थर्मल बेस्ड होता है ये, ऊष्मा पे बेस्ड होता है। लिजर्ड में ऐसा होता है। और लिजर्ड की एक खासियत और भी होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि जब भी इसमें मेल फीमेल सेक्सुअली संबंध बनाते हैं, तो सेक्सुअली संबंध बनाने के बाद में जो मेल मर जाता है, और ये कहा जाता है कि मकड़ी जो है उसको मार देती है। लेकिन वो कुछ अलग कंसेप्ट है, वो फिर बताऊंगा। अभी फिलहाल ऐसे ही याद रख लेना कि इसको जो है वो कौन मार देता है। ठीक है। तो मेल को जो है वो उसकी मौत हो जाती है किसके बाद में? मैटिंग के बाद में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विटामिन जो खट्टे फलों में, यानी जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस फल होते हैं, पाया जाता है, तथा ठीक है, तथा अ, त्वचा को ठीक है, किसको? तथा त्वचा को, त्वचा को स्वस्थ रखने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। वो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन है आपका विटामिन ए है, देन क्या है विटामिन बी है, देन क्या है विटामिन सी है। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ, मकड़ी मकड़े को मार देती है कोई बात नहीं, और चीजें हैं बुलाती है मगर। चलिए तो जल्दी से बताएं कौन सा सही आंसर होगा? लोकेंद्र सिंह, ओके, सुनीता देवी, सुनीता, रिशु, ओके, शशि, सरफराज, एमडी, सद्दाम हुसैन, ओके, एमसी शमशीर, प्रियंका कुमारी, किरण, ओके, विमलेश। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो सही आंसर जो है वो कौन सा है कि जो खट्टे फलों में और त्वचा को स्वस्थ रखने में, त्वचा नहीं होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल, कीप स्किन हेल्दी, हाँ ठीक है। और उसके अलावा उसको क्या है, हीलिंग भी करता है ये। तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में भी मदद करता है। और विटामिन सी की एक खासियत और है कि ज्यादातर ये खट्टे रसीले फलों में ही पाया जाएगा, वो भी कच्चे खाने चाहिए हमें। अगर आप इनको पका देते हैं तो सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन जो होता है वो आपका विटामिन सी होता है। याद रखिएगा। तो इसको वैसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अगर देखा जाए तो खट्टा क्यों है? क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कह देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। समझ रहे हैं ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का सफेद रंग होता है किसके कारण? दूध जो सफेद हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है? कौन कौन है? परवेज अंसारी हैं, कामनी देवी हैं, सरोज चौधरी, हाँ ओके, रंजन, वीआई इंडिया, संतन कुमार, ब्रजेश, बड़े अच्छे अच्छे नाम है आपके, संजीव कुमार वीर, विकास विकास कुमार है, विकास होना चाहिए वैसे, विकास थोड़ी ना होता है। आपने विकास लिख रखा है, या तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ। विकास लिखा है आपने, विकास होता है ना। चलो, संगीता कुमारी। हाँ, तो दूध का सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हाँ, केसीन की वजह से, एल्ब्यूमिन की वजह से, लैक्टोज की वजह से। ये तीनों शुगर के नाम है। तो देखो सही आंसर आपका केसीन है। केसीन की वजह से दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अगर मैं गाय के दूध की बात करूं तो गाय का दूध जो होता है वो हल्का सा पीला होता है, येलोइश होता है, पीला रंग होता है, हल्का पीला। तो जो हल्का पीला रंग आता है वो किसकी वजह से आता है? तो आप बताएंगे वो बीटा कैरोटीन के कारण आता है। एक पिगमेंट होता है जो उसमें पाया जाता है दूध में गाय के, तो उसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। इसकी वजह से आता है। देन एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, अंडे में जो सफेद रंग होता है, जो सफेदी होती है अंडे की, अंडे में एक तो जर्दी होती है येलो कलर की, एक सफेदी होती है जिसको योक कहते हैं। तो सॉरी, जो जर्दी होती है वो योक होता है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो जो है वो प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसको अंडे की प्रोटीन कहा जाता है। तो अंडे में पाया जाता है, तो इसलिए इसको अंडे की प्रोटीन कह देते हैं। और लैक्टोज वर्ड जहां पर लिखा होगा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बता देना है सीधा सीधा कि ये जो है, जो लैक्टोज है वो शुगर होती है। तो दूध की शर्करा होती है, ना कि ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध की शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है, और केसीन जो है दूध की प्रोटीन है। दूध की क्या है ये? प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की 1953 में होने वाली मीनामाटा,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीना माटा। व्याधि हुई थी और उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी किस चीज से, देखिए मीना माटा जो है वो जापान में एक झील भी है, और मीना माटा आज वहाँ पे एक शहर भी है, गूगल सर्च करके देख लेना। तो उस झील में मछलियां होती थी, लोग उसे खाते थे और उसी का पानी भी पीते थे उस जमाने में। तो उनको जो है ना एक बीमारी हो गई मीना माटा। मीना माटा में हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम, और ऐसे झुकने लगे, बिल्कुल इंसान ऐसे करके हो गया। और हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट, मतलब उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लगा, प्रभावित होने लगा। तो आपको ये बताना है कि उसमें आखिर क्या था ऐसा। ठीक है, निकल की वजह से ऐसा हुआ था, लेड की वजह से ऐसा हुआ था, या मरकरी। और कई बार इनके सिंबल लिखे आ जाते हैं, तो याद रखिएगा, लेड को हम सीसा, सीसा, सीसा वो समझ लेना, जो वो होता है वो शीशा होता है। वो शीशा होता है जो, जिसको आप कांच कहते हैं, ये सीसा है। लेड है, ठीक है, लेड, लेड है ना, इस तरह से लिखा होगा। देन मरकरी को हम जो है एच जी कह देते हैं। तो किसकी वजह से ऐसा हुआ था, बहुत ही बढ़िया। तो याद रखिएगा, मरकरी की वजह से ऐसा हुआ था। और भी चीजें आपको याद रखनी है, कैडमियम की वजह से इटाई इटाई बीमारी या आउच आउच बीमारी होती है। आउच आउच को ही हम इटाई इटाई कहते हैं, याद रखेंगे। और कॉपर अगर ज्यादा हो जाए शरीर में तो लीवर खराब होने लगता है, विल्सन सिंड्रोम या विल्सन बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अभी ये हो गया आपका। अगले, और हाँ, इसमें भी याद रखिएगा कौन सी मरकरी ज्यादा हार्मफुल होती है, तो आप बताएंगे किस फॉर्म में रहती है वो, मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी ज्यादा शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, मिथाइल मरकरी की फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है, और यानी करेक्टली मैच है, जो सही मैच खाता है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपका, निमोनिया है, देन क्या है, थायराइड है, देन क्या है, पीलिया है, आंख, या फिर जो है कौन सा है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या एक से अधिक। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही आंसर जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। ओके, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज, क्या सही आंसर होना चाहिए। हम्म, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सारे बच्चे। चलिए, कीप इट अप। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा, देखो निमोनिया जो है वो लंग से जो है संबंधित है। ठीक है, और करेक्ट बताना था। देन ग्लूकोमा जो है वो थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। ग्लूकोमा को दरअसल बोलते क्या है, काला मोतिया। ग्लूकोमा होता है काला मोतिया, मोतियाबिंद या काला मोतिया। नॉर्मल जो मोतियाबिंद होगा वो अलग होता है, और काला मोतिया होता है अलग। ग्लूकोमा जो है थायराइड से कोई इसका लेना देना नहीं है, और जॉन्डिस जो है वो आंखों से इसका लेना देना नहीं है। आप बताओ जॉन्डिस में क्या प्रभावित होता है। अभी फिलहाल आंसर जो है सही पूछा गया था, तो निमोनिया आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, और जिसका नाम है जिसका नाम क्या था, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसमें लंग्स प्रभावित होते हैं, बलगम जम जाता है पूरे उसमें, म्यूकस, और बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठंडी हवा और ठंडे पानी से, यानी ठंड लगने से ये बीमारी हो जाती है, और इसमें पसलियां मूव करती हैं, पसलियां चलने लगती हैं, और जो है सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, और शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, इंसान जल्दी जल्दी सांस लेता है, दम सा घुटने लगता है, बुखार जाड़े के साथ आता है, हालत पतली हो जाती है। अगर लगभग 10-15 दिन में जाकर के बड़ा अगर कोई होगा तो उसको ठीक होगा, 2 हफ्ते लगते हैं इसे सही मायनों में ठीक होने में। इसलिए जो है ज्वाइंटिस में हमारा, हाँ यस वेरी गुड, ज्वाइंटिस में ये कौन बता रहा है अभी हड्डियां प्रभावित होती हैं, ज्वाइंटिस में हमारा लीवर प्रभावित होता है। याद रखिएगा, जब किसी को जॉन्डिस होता है तो जो है वो क्या प्रभावित होता है, हमारा लीवर, लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। होता क्या है कि इसमें जो बाइलोरुबिन बाइलिवर्डिन नाम के पिगमेंट होते हैं, वो हमारे ब्लड में निकल के फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी स्किन पीली पीली सी पड़ जाती है, और आंखें पीली पीली सी नजर आ जाती हैं, आने लगती हैं, इसलिए इसको पीलिया भी कह देते हैं जॉइंटिस को, है ना। तो इसमें जो है तली भुनी चीजें ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच करिएगा, देखते हैं कितने लोग इसको सही मैच कर पाएंगे। ईईजी किसके लिए कराई जाती है, ये जांचों के नाम है, ये जांच है किसके लिए कराई जाती है, और यहाँ से एबीसीडी कोड दिया हुआ है, आपको कोड दिया हुआ है, और इसमें आप बताइएगा क्या सीक्वेंस बनेगा। तो ईईजी किसके लिए कराते हैं, और इनकी जो है फुल फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो, यहाँ से आपके 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी क्या है, ये इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, या ग्राफ कह सकते हैं, ग्राफी भी कह सकते हैं। तो ईईजी जो कराई जाती है किसके लिए कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराते हैं हम ब्रेन के लिए। देन ईसीजी जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ग्राफ या ग्राफी। अब ये मैं समझा कि मैंने एन्सेफलोग्राफी लिख दिया, ग्राफ लिखना चाहिए था, ग्राफ लिख लो कोई बात नहीं है। ईईजी जो होता है ईसीजी जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राफी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो कार्डियो वर्ड से जाहिर हो रहा है किसके लिए होगा, दिल के लिए होगा, तो जाहिर बात है दिल के लिए आप करा दीजिए। देन क्या है आपका जो ईओजी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी, ओक्यूलोग्राफी होता है ये,
ग्राफी, और ये कराते हैं हम किसके लिए, आंखों के लिए कराते हैं। इसमें आंखों की आगे और पीछे की जो है वो कैपेसिटी देखी जाती है, आंख के आगे के हिस्से की और पीछे के हिस्से की देखी जाती है। ईएमजी जो है वो मसल्स के लिए कराया जाता है, और ईएमजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफ या मायोग्राफी आप कह सकते हैं, एक ही बात है, ग्राफी ग्राफ ग्राम एक ही चीज है। इसमें मसल्स देखते हैं कैसे काम कर रही हैं। तो ईएमजी जो होगा वो किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो सही ऑप्शन मिला लो कौन सा हो रहा है, पहले का हो रहा है तीसरा, तो ये हो गया पहले का तीसरा, इसी में है। और फिर दूसरे का हो रहा है चौथा, और इसका जो है सी का हो रहा है सेकंड, ठीक है, और देन इसका हो गया वन। तो सही आंसर जो है वो आपका बी है। तो जिन लोगों ने बी आंसर चूज किया है उनका बिल्कुल सटीक सही आंसर है गाइस। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही रहने देंगे। इसी तरह के सेशन को अटेंड करने के लिए, हाँ, इनको लिख लेना, जो बच्चे कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो यहाँ से ही अपने नोट्स बनाते चलिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करेंगे तो अब रोज थोड़ी बहुत आएंगे, लेकिन आप उनसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं अलग से, हाँ ठीक है, तो वो जो है यहाँ से कम से कम नोट्स बनाते हुए अपने चलिए। कैसी लगी क्लास, अपने कमेंट बॉक्स से जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिएगा, भर डालिएगा कमेंट्स को, और उन्हें पढ़ के मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको मेरी मेहनत ये सब रंग मतलब जो है लगे कि अच्छी मैं मेहनत के साथ जो है आपको ये पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए क्वेश्चन अरेंज कराए जा रहे हैं, तो अपने बस इतना कीजिएगा कि एक वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा, उनको पढ़ के बड़ा अच्छा फील आता है। तो कल आपसे मिलते हैं ठीक 8 बजे। तब तक अपने ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, ओके, लव यू टू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद।